अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आसान चैप्टर है बिल्कुल, क्योंकि इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एसएससी लेवल में जो पढ़ते हैं वही यहाँ पे बताए हुए हैं। तो शुरू कर लेते हैं यहाँ से। स्टार्टिंग में लिखा हुआ सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें से सब में जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब उसके बाद बेसिक चीजें लिखी हुई है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेसेसरी जो है इसके अंदर होते ही होते हैं। फिर एडिशनल जो है ना कुछ और एलिमेंट्स भी लग जाएंगे, लेकिन मतलब ये तो होते ही होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। और इसके अलावा इनको हम लोग कहते हैं देखें कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन का कार्बो ले लिया और हाइड्रेट जो है ना उसका हाइड्रेट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट नाम इसलिए दिया गया है, उसका मतलब ये है कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो हमें एलिमेंट्स भी दिख गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, सब इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। और उसके अलावा ये देखिए ये वाटर मालिक्यूल है, और वाटर मालिक्यूल एन टाइम्स है, जितनी दफा कार्बन होगा उतनी दफा वाटर मालिक्यूल होगा। तो हर कार्बन के साथ बेसिकली एक वाटर मालिक्यूल लग रहा है, तो हाइड्रेटेड कार्बन भी कह सकते हैं या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद है इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब भाई हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे, कोई पूछता है, तो हम इनको डिफाइन ऐसे करेंगे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। ठीक है, और जो है ना इनके हाइड्रोलाइसिस के ऊपर भी हमें यही चीजें मिलती हैं, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखें अगर बंदा पढ़े ना तो बहुत परेशान हो जाए कि लिखा क्या हुआ है, लेकिन बहुत आसान बहुत सारा चीज है ये। अल्डिहाइड और कीटोन ये हमने पढ़े हुए हैं, ये जो है हम लोग एफएससी लेवल पे जिस बंदे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी पढ़ी होगी, जिस भी स्टूडेंट ने, उसके लिए ये मसला नहीं होने वाला। देखें अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं ना। यहाँ देखें एक मिनट, अल्डिहाइड ग्रुप ये होता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों के अंदर कीटोन और अल्डिहाइड दोनों ग्रुप के अंदर ना कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाइड होती हैं। और बाकी जो है ना डिफरेंस यही होता है कि अल्डिहाइड जो होते हैं ना उनके अंदर जो है ना एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन लगा होगा तो ये एंड तो डेड एंड होगा, यहाँ से अब आगे क्या कोई बॉन्ड बन सकता है? तो दिस इज डेड एंड, यहाँ से आगे कुछ भी मतलब हाइड्रोजन लग गया तो दिस इज फुल स्टॉप। ठीक है, और उसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में एच आ रहा है तो एच रखते हैं इसकी एक साइड पे, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही ना। और यहाँ पर आर चेन होगी, आर चेन मतलब हम लोग आर को डिनोट करते हैं कार्बन चेन के साथ, कार्बन चेन लगी होगी और उसके साथ जो है ना वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले हाइड्रोजन वगैरह लगे होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे मैं आर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आर आर सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी सेम है डबल बॉन्ड के साथ, बस सिर्फ एक साइड पे अल्डिहाइड में क्योंकि एच है तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा और कीटोन के अंदर कार्बन लगेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है इन कंपाउंड्स के अंदर, यानी हमने फॉर एग्जाम्पल जो है ना आप लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, अब आपने ना वहाँ पे कुछ ना नए कंपाउंड्स वगैरह डिस्कवर किए हैं, तो अब वो कंपाउंड्स आपको ना माइक्रोस्कोप पे कुछ ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, आपने कंपाउंड देखे, आप फिर समझ गए कि देखिए ये जो है ना ये हमारे पास है, ये फ्रक्टोज है। ठीक है, ये फ्रक्टोज होता है, और ये जो है ना हमारे पास ये है ग्लूकोज। ठीक है, तो आपने देखा ग्लूकोज, अब इसके अंदर आप देखें कि ये है कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन लगाया छोटा सा बना दिया था मैंने ताकि थोड़ा खूबसूरत सा लगे, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो ये आपको अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, एक साइड पे, और दूसरी साइड वाली स्लाइड में आपको ये कार्बन, इसके साथ एक कार्बन ऊपर लगा हुआ है, यार जितना ब्लर क्यों हो रहा है, खैर ये कार्बन एक ऊपर लगा हुआ है, एक कार्बन नीचे लगा हुआ है, तो ये और एक डबल जो एक साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो एक साइड पे आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, एक साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, सॉरी। तो अब बाकी आपने जो चेन देखी पूरी की पूरी, उस पूरी चेन में कार्बन, ये पूरी एक चेन है कार्बन की, और उसके साथ साथ ना हर अल्टरनेटिव साइड के ऊपर हाइड्रोजन और जो है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। अब पता नहीं क्यों इतना ब्लर हो रहा है, एक सेकंड। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ना वो लगे हुए हैं, देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप है और फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा ये हमें एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मिल रहे हैं। ठीक है, साइड का फर्क हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे पोली हाइड्रोक्सी, क्योंकि मेन जो चीज होती है ना वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो पोली हाइड्रोक्सी ये हो गया पूरा का पूरा पोली हाइड्रोक्सी, और ऊपर क्या ग्रुप लगा हुआ था अल्डिहाइड, तो इसे हम कहते हैं पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये देखें
ये जो है ना, इसमें भी बहुत सारे हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे पोली हाइड्रोक्सी और ऊपर कीटोन ग्रुप मिल रहा है तो पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बेसिकली अब हमने इनको पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पोली हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, कार्बन चेन का फर्क आ गया ये। अब हमने इनको नाम दे दिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और हमने इन स्ट्रक्चर्स को, यही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हमने नाम दे दिया कि ये जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे हमें ऐसे ही मिलेंगे, बस उनमें एक ऊपर कोई ना कोई एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, जो है ना अपने रिस्पेक्टिव जो भी जिससे बिलोंग कर रहा होगा उसके अंदर वही ग्रुप होगा, और बाकी सिर्फ ये एक लंबी सी चेन होगी, ये लंबी सी चेन होगी। फिर इनकी जो वो है जो ओरिएंटेशन वगैरह है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अब डेफिनेशन हम समझ चुके हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और जब भी टूटेंगे तब भी हमें यही चीज मिलेगी, यानी पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड। जैसे अगर डाइसैकाराइड टूटेंगे तो मोनोसैकाराइड बनेंगे, ठीक है। उसमें भी हमें वो भी पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन ही होंगे, लेकिन उनके अंदर भी हमें फिर टूटने के ऊपर सेम चीज वही मिलेगी। अब क्या है कि शुगर हम उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को जो कि सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, घुल जाएंगे पानी में, और उसके अलावा उनका मीठा टेस्ट होगा। फिर एक नया टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, दैट इज ग्लाइकोम। तो ग्लाइकोम हम क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी शुगर्स अगर प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है कोई ग्लूकोज थोड़ी होगी, बहुत सारी शुगर होंगी, बहुत सारे टाइप की। तो शुगर्स का जो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम ग्लाइकोम कहते हैं, ठीक है। फिर बेशक वो फ्री हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हो मॉलिक्यूल्स के। अब ग्लाइकोमिक्स जो है ना वो स्टडी होती है ग्लाइकोम्स की, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हमने शुगर्स वगैरह देखी उनकी पूरी स्टडी होगी। अब इस स्टडी फिजियोलॉजिकली भी होगी कि उनका फंक्शनिंग क्या है, पैथोलॉजिकली भी होगी कि क्या डिजीज वगैरह काज कर रही है, जेनेटिक भी, ठीक है। फिर वेरियस एस्पेक्ट में हो जाती है। और ग्लाइकोबायोलॉजी जो है वो हम लोग जो है ना कार्बोहाइड्रेट की अच्छा हेल्थ और डिजीज कंडीशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज होती है, उसके अंदर शुगर सी होती है जो काम खराब कर रही होती है, दैट इज डिजीज कंडीशन। हेल्थ कंडीशन के अंदर हम लोग नॉर्मल जो है फंक्शनिंग वगैरह देख लेते हैं कि नॉर्मली बॉडी को कैसे हेल्दी कर रही है, तो दैट इज ग्लाइकोबायोलॉजी, सब कुछ ग्लाइकोबायोलॉजी के अंदर आता है। टर्मिनोलॉजी से बस देख लीजिएगा इनको। फिर फंक्शंस, सबसे पहले तो एनर्जी फंक्शन होता है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है 4 कैलोरी पर ग्राम, जो है ये एनर्जी देते हैं, मोस्ट अबंडेंट डाइटरी एनर्जी सोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि जो है ना ये प्रिकर्सर होते हैं फैट्स और अमाइनो एसिड का। देखिए मैं आपको दिखाया था पूरा एक कार्बन स्केलेटन था, तो कार्बन स्केलेटन जो होता है ना वो ले लिया जाता है, उससे फैट्स और अमाइनो एसिड बनाए जाते हैं बॉडी के अंदर। अगर अमाइनो एसिड मतलब बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है तो फिर अमाइनो एसिड बनाए जाएंगे उसी कार्बन स्केलेटन से, और अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो रहे हैं तो फैट्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट बताए हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। सेल जो है उसकी मतलब देखें ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना ये हम पता है बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है, उसके अंदर भी हेल्प करता है ये। और उसके अलावा सेलुलर फंक्शन, सेल ग्रोथ, एडिशन, फर्टिलाइजेशन वगैरह, इनमें भी जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह कंपाउंड जो है ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन के हेल्प करते हैं। फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि प्लांट के अंदर जो सेल वाल होती है उसमें सेल्यूलोज, वो भी हमारा जो है पॉलीसेकेराइड है। फिर इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है, और सेल वाल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह की सेल वाल होती है ना, और एक्सोस्केलेटन होता है, ये चिटिन के बने होते हैं। तो ये जो चिटिन या काइटिन जो भी कहें आप इसको, ये भी है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। फिर उसके बाद है कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स भी मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो एनर्जी, इस एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म हुआ ना ये हमारे पास, ठीक है, तो बॉडी डिमांड के लिए ये हो जाता है। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो उन्हें हम सेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। सेक्राइड्स का मतलब ये होता है कि शुगर्स। अब जो है ना हम इनको क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर, ये सारा एफएससी लेवल वाला है। मोनोसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं, सेक्रोन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है शुगर की यूनिट। देखें अगर एक शुगर का यूनिट होगा तो वो मोनोसेक्राइड हो जाएगा, अगर काफी सारे होंगे तो ओलिगोसेक्राइड हो जाएगा, और बहुत सारे हैं मतलब स्लाइड डिफरेंसेस हैं, फिर वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये कैटेगराइजेशन देखें बता रहे हैं कि नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के ऊपर की हुई है। सॉरी मोनो एंड ओलिगोसेक्राइड्स आर स्वीट टू टेस्ट। अच्छा, मोनो और ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ना, वो जो होते हैं ना वो मतलब हम उनको टेस्ट करेंगे तो मीठे होंगे, ठीक है। और जो है ना क्रिस्टलाइन कैरेक्टर होता है, यानी हमें इनकी जो है ना क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। अब सिंपली ये है कि जितनी ज्यादा शुगर की यूनिट्स कम होंगे ना उतनी ही सोल्यूबल होगी, स्वीट टू टेस्ट होगी, ठीक है। मतलब मीठी भी उसी पे डिपेंड करती है, जिस जिस शुगर के मॉलिक्यूल्स यूनिट्स बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे टेस्टलेस भी होती जाएगी, और उसके अलावा सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। मोनोसेक्राइड का बताया हुआ है, तो भाई ग्रीक मोनो मतलब 1 होता है। अच्छा, सिंपलेस्ट ग्रुप है ये कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक हमें सेक्रोन यूनिट्स मिलता है, और उनको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। इनका फार्मूला जो होता है ना वो होता है CnH2ON, ठीक है। और इनको फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी हम इनको तोड़ के फर्दर कोई शुगर नहीं बना सकते। फिर है द मोनोसेक्राइड। अच्छा, अब इनको जो है ना
हम लोग मोनोसेक्राइड को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो अच्छा ये देखें आगे अल्डोजेस एंड कीटोजेस। अल्डोजेस वो होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड हो, ये देखें ये रहा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप ये अल्डिहाइड, ठीक है, इनको हम कहते हैं अल्डोजेस। इनका एग्जांपल है ग्लाइसर अल्डिहाइड, नाम में अल्डिहाइड आ रहा है, और ग्लूकोज वो मैंने आपको दिखाया था। अच्छा फिर उसके बाद वो शुगर जो कि कीटोन ग्रुप कंटेनिंग होती है, ये रहा हमारा कीटोन ग्रुप, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो कीटोसिस होती है, ठीक है। उनका एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज। तो ये यहाँ पे इतने सारे फार्मूले वगैरह स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए, उनमें आप देख लीजिएगा। ये कीटोन ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप मिलेगा, ग्लूकोज में भी ये ग्रुप मिलेगा, और उसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फ्रक्टोज वगैरह में आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि नंबर की बेसिस के ऊपर जो है ना, कार्बन आइटम के नंबर की बेसिस के ऊपर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। मतलब क्या है इसका कि अगर 3 कार्बन होंगे ना पूरी चेन में, तो उसको हम कहेंगे ट्रायोज, अगर 4 होंगे तो टेट्रोज, और 5 होंगे तो पेंटोज, 6 तो हेक्सोज, और 7 होंगे तो हेप्टोज। और जो है ना जो है जो इनका फंक्शनल ग्रुप वगैरह है वो फिर हम लोग उसके साथ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर टेट्रोज है और फंक्शनल ग्रुप उसके अल्डिहाइड है, तो हम उसको अल्डो टेट्रोज कहेंगे, अल्डो पेंटोज या कीटो पेंटोज, इस तरीके से नाम लेंगे। जैसे मिसाल उन्होंने बताया हुआ है कि ग्लूकोज के अंदर अल्डोज ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं, तो उसको हम अल्डो हेक्सोज कहते हैं, ठीक है। जबकि फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, तो उसको हेक्सोज कह दिया, और साथ में कीटोन ग्रुप होता है तो कीटो हेक्सोज कह दिया, ठीक है। ये ऊपर देखें, ये टेबल बताई हुई है 2.1, इसके अंदर बताया हुआ है कि मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन बताई हुई है। तो देखें ट्रायोज में 3 कार्बन है, टेट्रोज में 4, ठीक है। फिर उनके एग्जाम्पल बताए हुए हैं। अब देखें ग्रुप भी बताया हुआ है। अल्डोज के अंदर ये आ रहा है, अल्डोज के अंदर जो 3 शुगर वाली ट्रायोज है ना, वो ग्लाइसरल्डिहाइड है, और जो कीटोन है वो डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन है। तो ये सब लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है, अब आगे चलते हैं हम लोग ओलिगोसेक्राइड के ऊपर। देखिए ओलिगोसेक्राइड का ये बताया हुआ है कि इनमें ना कुछ जो है मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं, मतलब कितने होंगे, 2 से 10 होंगे, तो उन्हें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिल रहे हैं, तो हम उन्हें ओलिगोसेक्राइड कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इनकी, तो ये टूटेंगे और 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट हमें देंगे। और जो है ना क्या होता है कि इनको फर्दर हम लोग जो है ना देखते हैं कि इनके अंदर अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं किसी में, तो उसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं, ट्राइसेक्राइड कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड की बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। फिर जो है ना ओलिगोसेक्राइड बताया हुआ है कि जो है ना 3 मोनोसेक्राइड से ज़्यादा जो होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते। मतलब कि अगर जो टेट्रासेक्राइड्स अगर आ जाते हैं, पेंटासेक्राइड्स आ जाते हैं, तो वो अगर हम लोग इंगेस्ट करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होंगे। पॉलीसेक्राइड का बताया हुआ है कि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं मतलब मेनी, और जो है ना ये बहुत इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिले होते हैं, और जो है टेस्टलेस होंगे, जाहिर सी बात है, इनसॉल्युबल भी हो जाते हैं ये वाटर के अंदर, और कॉलोइड वाटर में जैसे होंगे ना, तो इसे वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा कॉलोइड बना देते हैं। और फिर फर्दर ये होमोपॉलीसेक्राइड होते हैं, यानी अगर सेम अगर एक ही मोनोसेक्राइड यूनिट होगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो वही होगा, तो उसे सिर्फ वही मिलकर और पॉलीसेक्राइड बनाएगा, तो उसे हम होमोपॉलीसेक्राइड कहेंगे। और अगर ग्लूकोज के अलावा कोई और भी आ रहा है, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ड्रोइटन सल्फेट वगैरह होता है, और उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो उनके अंदर ना और ग्लूकुरोनिक एसिड वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो उनको हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। फिर मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का क्या है कि मोनोसेक्राइड से उनका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर वाइज ना उसके अंदर एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हम आइसोमर तो हमें बताया कि मतलब वो जो जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। अब स्टीरियो एक होता है जिन्हें हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है कि सेम सेम कंपाउंड्स होंगे, लेकिन स्टीरियो का मतलब होता है कि स्पेस के अंदर ना उनकी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज रहेगी। कैसे ओरिएंटेशन चेंज होगी? फॉर एग्जांपल देखें, अब मेरा ये हाथ है, ठीक है। हाथ जो हम लोगों के होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वैसे देखने में हमारा एक थंब होगा, 4 हमारी फिंगर्स होंगी, सेम होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे मेरा राइट हैंड है वो स्पेस में ऐसे है, वहीं पर अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड ऐसे होगा। देखिए हैं बिल्कुल सेम, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही हैं, लेकिन जब स्पेस से आते हैं ना, तो स्पेस में मतलब इसको हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे हैंड का सेम है, मतलब कि 4 फिंगर और एक थंब, लेकिन इनकी जो स्पेस के अंदर पोजीशन ना वो डिफरेंट है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कि वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं।
फिर अब यहाँ पे बताया हुआ है कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन यानी स्पेस के अंदर जो उनकी ओरिएंटेशन वगैरह होगी ना वो चेंज होगी। अब बताया हुआ है एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, एसिमेट्रिक कार्बन देखिए मैं इसको ना आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसके अंदर 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स वगैरह ऐड होते हैं। अब ये होता क्या है कि इसको ना एसिमेट्रिक कार्बन को ना हम लोग कायरल कार्बन भी कहते हैं। ये है एसिमेट्रिक कायरल कार्बन। अब क्या होता है कि ये एक कार्बन है, इसके ऊपर ना कार्बन की हम पता है 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो अगर चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे ना, ए बी ई और एफ लगा दिए मैंने ग्रुप्स, तो ये होगा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक यानी कि जो एक जैसा ना हो, तो ये एसिमेट्रिक होगा। वहीं पर दूसरा कार्बन मैंने आपको दिखाया, ये कार्बन है और दो साइड पे इसके ए ग्रुप लगा हुआ है और दो साइड पे बी हो रही है। अब दो साइड पे चेंज है लेकिन दो साइड पे सेम है, तो ये कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। ठीक है, अब कायरल कार्बन जो है ना हमारे बहुत काम का होता है। अब देखिए कायरल कार्बन का क्या बताया हुआ है कि जो है ना इसमें 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होते हैं और जो भी कोई भी कंपाउंड होता है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ना हम उसके आइसोमर्स बता सकते हैं कि कितने आइसोमर बनेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अंदर ना होते हैं 4 एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, अभी कैसे होते हैं मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि गैसेस के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। देखें ये ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल है, मैंने छोटा सा करके यहाँ बना दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये पहला पहला तो देखें कि कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और फिर ऑक्सीजन। अब डबल बॉन्ड जब भी होगा ना तो वो वहां पे कायरलिटी नहीं आएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन ले लिए, तो यहाँ पे कायरल कार्बन की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए ये वाला कार्बन देखिए ये सिमेट्रिक है, इसमें एक सी बीच में कार्बन है, एक साइड पे एच लगा हुआ है, एक साइड पे OH लगा हुआ है। अब आप कहेंगे ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है ना वो अपने साथ पूरा एक ग्रुप लिए हुए है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, ये पूरा एक ग्रुप है। और नीचे वाला कार्बन जो है वो अपने साथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नीचे ये पूरी चेन को अपने साथ ही पूरी से पूरा चेन लिए हुए है। तो इस कार्बन के साथ जो जितना भी एरिया लगा हुआ है ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट ग्रुप है। सेम फॉर दिस कार्बन के इस कार्बन में भी एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ OH, ऊपर से ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप और नीचे से ये पूरा एक डिफरेंट ग्रुप। इस वाले कार्बन के साथ भी ये OH H, ऊपर से डिफरेंट ग्रुप नीचे से डिफरेंट ग्रुप। और इस वाले कार्बन के लिए भी यही है कि OH फिर H फिर ऊपर से डिफरेंट ग्रुप और नीचे से। अब आप कहेंगे इस वाले कार्बन के साथ भी ये सही होगा, लेकिन नहीं। ये वाला जो कार्बन होता है ना इस वाले कार्बन में ये होता है, ये यहाँ देखें आप, यहाँ पे मैंने इससे थोड़ा बनाया था ये कंप्रेस करके कि यहाँ पर ना देखिए ये वाला कार्बन है CH2OH। ठीक है, अब इसमें H2 है ना तो एक साइड पे एक H लगेगा, एक साइड पे एक H लगेगा, जिससे मैंने यहाँ पे उसको दिखाया है। एक साइड पे एक H लगेगा, एक साइड पे एक H लगेगा और दूसरी साइड पे OH लग जाएगा। अब देखिए दो साइड जो है ये तो पूरा एक डिफरेंट ग्रुप आ रहा है ऊपर से, लेकिन नीचे से तो दो साइड के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गया ना, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। तो सिंपली कार्बन ग्लूकोज के अंदर 1 2 3 4 कार्बन हो गए एसिमेट्रिक कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन हम बताते हैं कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो बताते हैं, फार्मूला होता है 2n। ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होता है या जिसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब ग्लूकोज के अंदर होते हैं 4 एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो 4 जब 2n करेंगे हम लोग 2 पावर 4 करेंगे तो वो आंसर आएगा 16। तो ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इनको याद करने लग जाएं, क्योंकि इनके फार्मूले और ये जो भी सारे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए ना ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि हमारे जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं, उनको ये भी पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। वो बोलते हैं MBBS में आए तो हमने ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, मतलब एक एक लफ्ज को वो इज को द को हर चीज को बस रटने लग जाते हैं। इनको ये होता है कि बस हमें हर चीज आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इन चीजों को याद नहीं करना होता, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर ग्लाइसरल्डिहाइड का लिखा हुआ है कि ग्लाइसरल्डिहाइड जो है ना वो ट्रायोज है। ठीक है, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है विद 1 एसिमेट्रिक कार्बन। ये मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में बताती हूँ। ठीक है, अच्छा ये सिंपलेस्ट है क्योंकि C3, अब C3 सबसे सिंपलेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई C2 भी हो और वो मोनोसेक्राइड हो, यानी कोई भी मोनोसेक्राइड हमने 2 कार्बन कंटेनिंग देखा था नहीं देखा था, तो इसलिए जो है ना ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, सिंपलेस्ट है और इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। और एक एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो हम इस फार्मूले में जब 1 को पुट करेंगे तो 2 1 2 होगा, तो इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। और जो है इसको रेफरेंस शुगर के तौर पे हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि देखिए ना ये बहुत ही सिंपलेस्ट होता है। हम लोग हर उस चीज़ को स्टैंडर्ड बनाते हैं जो सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, और जो है ना सारे कार्बन जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर हम इसी को बनाते हैं स्टैंडर्ड। अच्छा, फिर यहाँ पे ना ये थोड़ी एक टेबल दी हुई है जो कि मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ना ये टेबल जो है इसमें बस बिल्कुल SSC वाली बातें लिखी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको समझाती रहूँ। अब देखिए यहाँ पे ना ग्लाइसरल्डिहाइड जो है, ओ एक सेकेंड, ये देखिए ये ग्लाइसरल्डिहाइड जो है, हाँ जी, तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, डी ग्लाइसरल्डिहाइड, एल ग्लाइसरल्डिहाइड। अब डी और एल क्या होता है ये मैं समझा दूंगी आपको, लेकिन ग्लाइसरल्डिहाइड दिया हुआ है। ग्लाइसरल्डिहाइड में देखें ऊपर जो है
डबल बॉन्ड ओ और एच, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और नीचे CH2OH, CH2OH, ये ग्रुप सेम आ गया। अब बीच में देखेंगे एक इसके अंदर ये दिया हुआ है कायरल कार्बन, तो इसकी बेसिस के ऊपर इसके सिर्फ 2 आइसोमर होंगे और उसके अलावा सिंपलेस्ट भी हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग। और नीचे पे ग्लूकोज का बताया हुआ है, तो फार्मूला मतलब इनके अनटिल एंड अनलेस के आपको कोई कॉन्सेप्ट याद करना हो तब आप इनको स्ट्रक्चर्स को देखें, बाकी उसके अलावा देखने की तो कोई बात है ही नहीं इतनी ज़रूरी। ठीक है, फिर डी और एल आइसोमर्स का बताया हुआ है। अच्छा, फिर डी एंड एल आइसोमर्स, अब इनका क्या सीन होता है ये हम लोग समझते हैं। देखिए आइसोमर्स है इसका मतलब, लेकिन डी और एल किस बेसिस पे हम दे रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये कंपाउंड्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि इनमें जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर ना एक बिल्कुल लास्ट कार्बन होगी। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ठीक है, ये है लास्ट कार्बन, बिल्कुल ग्लूकोज का दिया हुआ है। ठीक है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। फर्क क्या है कि ये लास्ट कार्बन है कार्बन, और इससे ऊपर वाला जो कार्बन होती है ना, ये वाली कार्बन, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन जैसे हम कहेंगे। ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन, या उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। तो पेनल्टीमेट कार्बन है ना, वहां पर एच और ओ एच की जो, मतलब एच को अगर आप गोली मारें तब भी ओ एच जो है ना, ओ एच की पोजिशनिंग में डिफरेंस होगा। देखिए पूरा का पूरा सेम है, बस इसके अंदर ओ एच जो है वो राइट साइड के ऊपर है। देखें ये मेरी राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट साइड के ऊपर OH होगा तो उसको हम डी ग्लूकोज कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड के ऊपर OH होगा तो उसको हम कहेंगे एल ग्लूकोज। ठीक है, एल से लेफ्ट आ गया तो आप समझ सकते हैं कि डी मतलब राइट साइड पे और एल मतलब लेफ्ट साइड पे। तो बस पेनल्टीमेट कार्बन पे अगर OH जो है वो राइट साइड पे होगा तो वो डी ग्लूकोज होगा, और अगर जो है ना लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको हम एल ग्लूकोज कहेंगे। अब मतलब ये है कि देखें बिल्कुल माइनर माइनर से डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। OH ग्रुप जो है वो राइट साइड के ऊपर अगर होगा तो उसको हम डी सीरीज कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो उसे हम एल सीरीज कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या बताया हुआ है कि नेचुरली अकरिंग जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं ना, जो नेचर में हमें मिलते हैं, वो सारे डी कन्फिग्रेशन के हैं। अब नेचर में जो मिलेंगे तो हम वो शुगर्स जब हम उनका इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वही जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि देखें अल्लाह ताला की हर बात में एक हिकमत होती है। हमारी बॉडी के जितने एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम मशीनरी, वो सारी डी सीरीज के हिसाब से होती है, डी सीरीज को डाइजेस्ट करती है। तो अगर नेचर के अंदर एल मिलेंगे, एल सीरीज के, तो हम वो खाएंगे तो डाइजेस्ट कैसे होंगे? तो इसलिए मतलब नेचुरली अकरिंग जो मोनोसेक्राइड है वो डी कन्फिग्रेशन के होते हैं, और हमारी बॉडी भी उन्हीं को डाइजेस्ट करती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखा हुआ है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये है, सिंपली मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो है ना, कोई मेरे पास एक शुगर थी, मैंने ना उसका एक सॉल्यूशन बना के तैयार किया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें से जब मैंने लाइट पास की तो ये हुआ कि वो लाइट जो है ना, वो मैंने पास तो सीधी करवाई थी, लेकिन उस सॉल्यूशन में से गुजरने के बाद वो लाइट जो है ना वो रोटेट कर जाएगी, मतलब वो क्या करेगी, डेविएट कर जाएगी। अब मैं ना यहाँ पे इसकी कोई फिगर बनी नहीं हुई भी, तो मैंने ना अपनी बनाई थी एक फिगर, मैं वहां से आपको देख के बताती हूँ, गुजारा कीजिएगा बस। कहाँ गई फिगर? जी हाँ, तो ये मुझे फिगर मिल गई है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो हाँ जी, ये रही फिगर। अच्छा अब देखिए इसके अंदर ना ये है कि ये दर्द ठीक होना थोड़ा सा, ये जो है ना, ये मेरा बन गया जो मैंने शुगर का सॉल्यूशन बनाया था। अब मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया। अब मैंने क्या किया, ये टॉर्च मैंने बनाई हुई है, बस यहाँ से लाइट आई। अब ये होता है कि सारा ये प्रोसेस ऐसे नहीं होता। असल में ये होता है कि हमें पता है कि लाइट रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं, तो वो जो होती है ना, फिजिक्स का है सारा का सारा ये कि वो जो है आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर होती हैं। ठीक है, अब वो मैं यहाँ ड्रा वगैरह नहीं करूँगी। तो ये होता है कि उसको हम एक जो है ना स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारते हैं, शायद वही होता है स्पेक्ट्रोमीटर, और वहाँ से गुजरने के बाद ना फिर वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है, यानी ना उसके जो दोनों के दोनों पहले ना इस 90 डिग्री के ऊपर होती है वो लाइट, फिर ना वो दोनों प्लेन मतलब एक नहीं आ जाते हैं, तो उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट जब इसमें से पास करेगी ना, तो या अब या देखें, या तो वो रोटेट करेगी राइट की तरफ, अगर राइट की तरफ चली जाएगी ना, आई सीधी थी, सीधी जाने के बजाय वो इस तरफ चली गई, तो अगर राइट साइड के ऊपर करेगी ना, तो हम उसको कहेंगे कि वो जो है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, शुगर सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और वहीं पे अगर लेफ्ट साइड पे डेविएट करेगी तो उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी है। ठीक है, अब देखिए डी और एल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए डेक्स्ट्रो डी सेम है राइट साइड पर, लेकिन डी जो है ना वो हम OH की बेसिस पे कहते हैं, और एल जो है वो भी OH की बेसिस पे है। और यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी अलग टर्म है, लीवो रोटेटरी अलग टर्म है, और ये हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेसिस पे कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब हम लोग लाइट पास करेंगे ना, तो वो जैसे देखें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, शीशा ये उसमें हम लाइट पास करें तो वो उसको डिवीट कर देगा, रिफ्लेक्ट करता है ना, तो वैसे ही इसके अंदर यही होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर।
ठीक है। तो ये जो है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें ये होता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होते हैं डी पॉजिटिव, लीवो रोटेटरी जो है ना प्लेन पोलराइज राइट होती है, और ऑप्टिकल आइसोमर का कोई सॉल्यूशन होगा उसमें जब हम पास करवाएंगे तो राइट और लेफ्ट की तरफ मूव कर देगी। अब देखें ये क्या होता है कि ये क्यों होता है इस तरीके से। तो ये उन शुगर्स के अंदर होता है जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है, मतलब अगर एक भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा ना तो फिर ना उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखेगी और हम हमें पता लग जाता है कि अच्छा एसिमेट्रिक कार्बन है इसके अंदर। तो जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा उनको जब मैं सॉल्यूशन बना के उसमें साइड पास करूंगी तो वो लाइट नहीं, मतलब वो अनडेविएटेडली गुजर जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, ये यहाँ बता दिया है। फिर उसके बाद ये है कि वही बात है कि डी पॉजिटिव यानी कि डी किस बेसिस पे, ओ एच की बेसिस पे, और पॉजिटिव जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेसिस पे, सेम फॉर द रिमेनिंग। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि जो है ना डी एल शुगर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है अच्छा ये वही है कि ग्लाइसरल्डिहाइड को हम लोग इनके अंदर भी हर जगह पे रेफरेंस ग्लाइसरल्डिहाइड को बनाते हैं, तो यहाँ पर भी अब मैं रेसिमिक मिक्सचर का बताया हुआ है। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ये कोई फारसी नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि हम लोगों ने ना डी शुगर और एल शुगर, मतलब मैंने अगर 50 ग्राम डी शुगर ली थी तो 50 ग्राम मैंने एल शुगर ले ली। अब मैंने दोनों एक जितनी लगा दी। अब डी शुगर का काम क्या होगा, दोनों मतलब ली उनका सोल्यूशन बनाया, डी और एल का इक्वल क्वांटिटी के अंदर उसका सोल्यूशन बनाया, और अब उस से मैंने लाइट पास की। तो देखें जो डी शुगर होगी वो राइट साइड पे पास डिवेट करवाएगी लाइट को, और जो एल शुगर होगी वो लेफ्ट साइड पे करवाएगी। पर क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है, हर चीज में इक्वल है ये, तो ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, और जो लाइट होगी ना वो अनडेविएटेडली सीधी सीधी पास कर जाएगी। ठीक है, तो इक्वल कंसंट्रेशन में हम डी और एल आइसोमर को लेते हैं, और क्या होता है इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं या फिर डीएल मिक्सचर कहते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर जो है इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, समझ गए हम लोग, दोनों ताकतें लगा रहे हैं लेकिन किसी की भी नहीं चलेगी तो लाइट सीधी सीधी पास कर जाएगी। ठीक है, और अच्छा फिर यहाँ पे एक चीज बताई हुई है कि ग्लूकोज अगर सॉल्यूशन में होगा तो मेडिकल टर्म्स में हम उसको डेक्सट्रोज कहते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट है उसको हमको ग्लूकोज सॉल्यूशन लगाना है ना, तो हम कहेंगे इसको डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन लगाओ। और जो है ग्लूकोज डेक्सट्रो रोटेटरी नेचर में होता है, तो लाइट को ही राइट साइड पे डेविएट करवाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि डेक्सट्रोज ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेसिमिक मिक्सचर भी लिखा हुआ था कि जो है ना ये देखें, अगर लाइट सीधी सीधी अगर राइट साइड पे पास करिए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड पे करिए तो लीवर रोटेटरी, अगर सीधी सीधी गुजर जा रही है तो वो रेसिमिक मिक्सचर है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा फिर उसके बाद है कन्फिग्रेशन ऑफ डीएल डोजेस। तो कन्फिग्रेशन में और कुछ भी नहीं है, ये बताया हुआ है कि रेफरेंस शुगर डी ग्लाइसरल्डिहाइड ली हुई है हमने, उसके अंदर अब हम लोग 1 कार्बन यूनिट जो है वो हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। तो हमारी एल्डो ट्रायोजेस जो हैं वो एल्डो डेट्रोजेस, देन पेंटोजेस, देन एल्डो हेक्सोजेस, ये बनते जाएंगे। ठीक है, फिर अब जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसे हम कहते हैं किलियन फिशर सिंथेसिस। और उसके अलावा फिर ये बताया हुआ है कि डी ग्लूकोज जो है वो जो है ना ओनली मोनोसेक्राइड है जो कि नेचर में प्रीडोमिनेंटली मिलती है। और उसके अलावा जितने भी हमें यहाँ पे अल्डोहेक्सोजेस मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा गैलेक्टोज, मेनोज और ग्लूकोज जो है ये कॉमन मिलते हैं। तो जो किलियन फिशर सिंथेसिस है ना, वो आप लोग यहाँ से देखें कि ये ग्लाइसरल्डिहाइड है। ठीक है, इसके अंदर फिर देखें इसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसके अंदर ना एक कार्बन यूनिट जो है उसका इजाफा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये राइबोस बन गई, फिर उसके बाद एक और इजाफा हुआ तो बन गए राइबोस, अरेबिनोस, और फिर उसके बाद जो है ये दिए हुए हैं बस इनमें काम की ग्लूकोज और मेनोज हैं। और यहाँ पर वो वाली साइड, और उसके अलावा यहाँ पे थ्रियोज दिया हुआ है, ये भी अल्डोडेट्रोज है, और जाइलोज लाइजोज दिया हुआ है, पेंटोज है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज है, आइडोज है, गैलेक्टोज, इसमें से सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोज काम का है। फिर है कन्फिग्रेशन ऑफ डी केटोजेस। तो डी केटोजेस में यही है कि कीटोज आएंगे यहाँ पर, जैसे डाइहाइड्रोक्सीटोन है। फिर उसके बाद जो है ना 4 जो होगी राइबोस आ जाएगी, 4 कार्बन कंटेनिंग, उसके बाद 5 कार्बन कंटेनिंग राइबोस आ जाएगी। तो ऐसे 1 कार्बन यूनिट में बढ़ते रहेगा। इपीमर्स, इपीमर्स हम क्या कहते हैं, ये जो होते हैं ना ऐसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, या इपीमर्स के अंदर ऐसे आइसोमर्स कहेंगे हम लोग जो कि डिट्टो एक दूसरी कॉपी होंगे। बस सिर्फ एक फर्क ये होगा कि किसी ना किसी एक कार्बन के ऊपर वो चेंजिंग आ रही होगी OH ग्रुप की। तो यहाँ बताया हुआ है कि 2 मोनोसेक्राइड्स जो कि डिफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, इसकी बेसिस पे डिफर करेंगे, बाकी ऑलमोस्ट एक दूसरे की सेम टू सेम वही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बताया हुआ यहाँ पे कि ऐसे जो होते हैं अच्छा बताया हुआ अदर देन एनोमेरिक कार्बन, यानी एनोमेरिक कार्बन की बेसिस पे अगर चेंजिंग आएगी ना तो उन्हें हम अल्फा और बीटा आइसोमर्स कहते हैं या एनोमर्स कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन कार्बन 1 को कहते हैं, जो कार्बन नंबर 1 होता है ना किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो उसके अलावा जो है किसी भी कार्बन के ऊपर चेंजिंग होगी तो उन्हें हम इपीमर्स कहेंगे, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन की बेसिस पे के ऊपर पहले ही हमारे दूसरे आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं वो C4 इपीमर्स होते हैं,
और ग्लूकोज और मेनोज होते हैं ना वो C2 इपीमर्स होते हैं। फिर आप देखें एक कार्बन की बेसिस के ऊपर अगर चेंजिंग आ रही है, ठीक है, OH एक में राइट साइड पे, एक में लेफ्ट साइड पे, इस तरीके से चेंजिंग, तो वो आपस में इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इंटर कन्वर्जन एपीमर्स की होती है ना, उसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को एपीमराइजेशन। ठीक है, और जो एंजाइम्स होते हैं ना वो होते हैं एपीमरेजेस। यहाँ पर आप देखें ये ग्लूकोज है, ठीक है, इस पे मैंने नंबरिंग कर दी है, ये C2 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, और फिर उसके बाद जो है ना ये मेनोज है बराबर में। अब मेनोज और ग्लूकोज आपस में C2 पर इपीमर्स थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं बाकी पूरा का पूरा ये सेम है, बस कार्बन नंबर 2 के ऊपर ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप राइट साइड पे है और मेनोज के अंदर लेफ्ट साइड पे है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखते हैं, ये देखें कार्बन नंबर 4, तो कार्बन नंबर 4 के अंदर गैलेक्टोज में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है और ग्लूकोज में राइट साइड पे है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनेंशियोमर देखते हैं कि इनेंशियोमर जो है स्पेशल टाइप के स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। क्या स्पेशलिटी है भाई इनकी, तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक हाथ दूसरे हाथ का होता है ना, तो वैसे ही बिल्कुल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, डी और एल्फा में इनके अंदर भी होते हैं। अब बता रहे हैं मेजॉरिटी जो शुगर्स होती हैं वो डी टाइप की होती हैं। ठीक है, हायर एनिमल्स में जैसे मेन वगैरह होता है। और उसके अलावा टर्म डाया स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं ना, डाया स्टीरियोमर्स, ये जो है ये उन स्टीरियो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। ठीक है, और बाकी इसकी कोई इतनी डिटेल है नहीं तो हम नहीं देखेंगे। बाकी मैं ना आपको एनेंशियोमर की एक वो दिखा देती हूँ, आगे एक फिगर है उसके अंदर दिखाते हैं कि एनेंशियोमर होते कैसे हैं। ये आप देखें यहाँ पर ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये एल ग्लूकोज है। ठीक है, एल ग्लूकोज होता है वो पेनल्टिमेट कार्बन के अंदर जो है जो OH है वो लेफ्ट साइड पे लगा होता है, तो ये एल ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और ये डी ग्लूकोज है। देखें एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज, यहाँ पर जो चीज लेफ्ट साइड पे है यहाँ पर वो राइट साइड पर है। ठीक है, राइट साइड पे ये देखें, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड पे है, और जो यहाँ पर राइट साइड पे वो यहाँ लेफ्ट साइड पे है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है।